नो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब जैसे मैंने बोला था कि तीन अगर अननोन है तो तीन इक्वेशन मिलने चाहिए। ये पहली कंडीशन जो थी, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और ये जो सेकंड और थर्ड है, यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिली। जस्ट सेकंड। अभी आ रहा है वो भी। ठीक है। सो यहाँ पर थ्री कंडीशन से तीन वैल्यूज मिलेंगी, ए बी सी। एक वैल्यू में पहली कंडीशन में क्या वैल्यू मिल गई, दूसरी कंडीशन से एक इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन मिला। दीज आर टू इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी -4 भी है, इधर भी -4 भी है। तो हम 3 - 4 कर लेते हैं। तो 3 - 4 करेंगे तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। अब हालांकि देखिए इधर ये 12 है तो 4 - 3 इज क्वाइट इजी। बट जब भी हमें एक होता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम इधर से इधर सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर सॉल्व करते हैं तो ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। ये जब ऐसा उल्टा करने की बारी आ जाती है तो फिर या तो हमें फिर लिखना पड़ेगा, जैसे हम 8, 9, 10 में लिखते थे, ये इक्वेशन लिखा फिर उसके नीचे ये लिखा, वैसे सॉल्व किया। तो वैसे नहीं, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए। 3 - 4 तो यहाँ से इधर माइनस करेंगे, so it is quite easy process। नेगेटिव साइन आएगा तो आएगा। नाउ 8a minus 12a, ठीक है। 8a minus 12a, इट इज -4a। -4b माइनस माइनस +4b, ये कट गए। तो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस +3। सो 3 - 1 इज 2, ठीक है। सो a इज इक्वल टू -2/4, मतलब a इज इक्वल टू -1/2, ठीक। तो फिर थोड़ा ऑप्शंस पे देखता हूँ कि क्या हमारा काम और कम हो रहा है। हाँ, ऑप्शन भी आ जाएगा अभी, लेकिन फिर वही नन ऑफ दिस तो है ही। ये नन ऑफ दिस जितना लगता है उतना आसान नहीं होता। नन ऑफ दिस वाला बहुत लफड़ा रहता है। नन ऑफ दिस में पूरा 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 चेक करना पड़ता है, पूरा खोलना पड़ेगा क्वेश्चन जितना भी पूरा, ठीक है। अभी देखेंगे आप तो मैं ऑप्शंस की और थोड़ा बात कर रहा हूँ। ए भी दिया हुआ है, ए हमें मालूम हो गया, सी हमें मालूम हो गया। दोनों इन दोनों को अगर आप पेयर करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी। लेकिन अभी भी है जो ऑप्शन डी है, इट इज स्टिल वैलिड, अभी भी वैलिड है। क्योंकि इस ऑप्शन बी में जो भी वैल्यू बी की दिया हुआ है, अगर वो आती है तो फिर ऑप्शन बी होगा, अगर वो नहीं आती है तो ऑप्शन सी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बी निकालना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिए, तो अदरवाइज आप बोले कि सर ऑप्शन में तो है। चलो ठीक है। अब बी निकालना है तो 3 4 कैसे भी हम निकाल सकते हैं। चलिए 3 ले लेते हैं। सो फ्रॉम थर्ड 8a, so 8 into -1/2 -4b इक्वल टू -1। अभी हो जाएगा 2 4 जा 8, तो -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4। 4 - 1 हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू -3/4। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे लिए फॉर वैल्यू ऑफ ए बी सी। Let us move to next question number 831। क्वेश्चन नंबर 831 लेते हैं।
if f of x satisfies the conditions for Rolle's theorem on 3, 5. Rolle's theorem on 3, 5 satisfies, ये लिखा हुआ है। f of x क्या है? f of x is nothing but इंटीग्रल 3 to 5 f of x sorry then अच्छा ये पूछा है then इंटीग्रल f of x dx इंटीग्रल 3 to 5 f of x dx is equal to what? So that is your question. Question number 831. अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको समझिए। रोलेस थ्योरम का भी एक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग से हम यूज करेंगे। सेकंड थिंग, इंटीग्रेशन भले हमने अभी नहीं किया है, बट इंटीग्रल का क्वेश्चन तो इंटीग्रल भी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, बट जितना इंटीग्रल यहाँ पर जरूरी है उतना बता देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो रोलेस थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब क्या होता है? रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। व्हाट डज इट इंप्लाइज? इट इंप्लाइज f of 3 equal to f of 5 is equal to 0. ठीक है, f of 3 equal to f of 5 is equal to 0. क्यों? क्योंकि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब f of a और f of b दोनों भी आपका क्या होता है? 0 होता है अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम। अब f of x को इस चीज से समझते हैं, ठीक है, इस चीज से समझते हैं। तो f of 3 अगर 0 होगा तो इसका मतलब होता है कि x is equal to 3 is a root of f of x. f of 5 अगर 0 होगा तो of f of x, तो ये दोनों जो है are roots of f of x equal to 0. चलिए ऐसा लिखता हूँ, roots of f of x equal to 0. These are the roots of f of x equal to 0. और तभी f of 3 और f of 5 0 होगा। f of 3 और f of 5 0 कब होगा? जब x is equal to 3 और x is equal to 5 उसके रूट्स होंगे f of x के। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, है ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मान लीजिए जो भी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दो ब्रैकेट मिलते हैं, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 3, दूसरे ब्रैकेट का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 5। नाउ इस, अब ये जो वैल्यू हम इधर वापस रख देते हैं, ये अगर p ऑफ x होगा which is equal to 0, चलिए p ऑफ x क्यों बोलूं मैं, f ऑफ x ही बोलता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर f ऑफ x होगा which is equal to 0, तो ये जो रूट्स है, ठीक है, these are the roots implies what? These two brackets are 0. तो यहाँ पर जाके f ऑफ x की वैल्यू 0 होती है, कहाँ पर जाकर के? 3 और 5। तो f ऑफ x के रूट्स कौन होते हैं? x is equal to 3, x is equal to 5। why? Because f of 3 is equal to 0, f of 5 is equal to 0। क्लियर? अब यहाँ से रूट्स अगर हमें मिल गए तो हम f of x लिख सकते हैं, तो f of x क्या होगा? So therefore f of x is equal to, ये दोनों रूट्स है, मतलब x minus 3 into x minus 5। अब एक चीज और यहाँ पर गौर से समझिएगा अच्छे से, ये f of x यही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर 2 भी हुआ है ना, या फिर चलिए इसको मैं दूसरा लिखता हूँ, f of x इक्वल टू 2 इंटू, या फिर f of x इक्वल टू 3 इंटू, इन जनरल f of x इज इक्वल टू k इंटू। यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसके जो रूट्स है ना, अगर ये ब्रैकेट दोनों आपके x माइनस 3 x माइनस 5 अगर यहाँ पर है, तो इसको जब आप 0 कर देते हो इक्वल टू 0, तो के उधर जाकर के अल्टीमेटली 0 हो जाता है, एंड यू गेट ओनली दिस टू ब्रैकेट्स इक्वल टू 0। तो ये f ऑफ x ये भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हम अभी यहाँ पर गेस नहीं कर सकते। तो आई हैव टेकन जस्ट स्टार्टिंग में, मतलब हमने इन शॉर्ट हमने k की वैल्यू 1 लिया, ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है। तो f ऑफ x हो गया x माइनस 3 x माइनस 5। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रल। तो इंटीग्रल निकालने के पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 मतलब माइनस 8x, मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस 2। फिर जो इंटीग्रल होगा 3 to 5 f ऑफ x dx, इट इज इंटीग्रल 3 to 5 f ऑफ x और dx। अब यहाँ पर
इंटीग्रल के फार्मूले आज के लिए आप लिखते रखिए इंटीग्रल x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब ये c क्यों आता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा सा डिस्कशन होगा अभी इंटीग्रेशन में, लिख के रखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर x रेस टू n का फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर x रेस टू n का फार्मूला यूज होगा, इधर कांस्टेंट एक k, तो ध्यान में रखिए इंटीग्रल ऑफ k dx इज इक्वल टू k प्लस c। ठीक, तो दोनों फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होता है। बेसिकली इसे भी आप बोल सकते हैं एक्स रेस टू जीरो लेकर के, ये फार्मूला अगर आपने किया एक्स रेस टू जीरो लेकर के आपको इसका आंसर मिल सकता है। 15 के साथ कौन है, कोई नहीं है, मतलब एक्स रेस टू जीरो है। ठीक, चलिए सो दिस इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट इज एक्स रेस टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 3 माइनस 8। एक्स का इंटीग्रल, एक्स मतलब हुआ एक्स रेस टू 1, तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स रेस टू 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2 प्लस 15, उसके साथ है एक्स रेस टू 0, तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स रेस टू 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1। तो इतना ना लिखते हुए एक्स रेस टू 1 अपॉन 1 मतलब क्या हुआ एक्स, हम यहाँ पर खाली लिखेंगे एक्स 15 का इंटीग्रल 15x। ठीक है, अब ये जो प्लस सी लिखा हुआ है हमने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि इसे लिमिट है, इधर लिमिट लिखा है क्या मैंने कुछ, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल मींस नथिंग बट ये इंटीग्रल का जो साइन होता है वही शो करता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी एंड हु इज ट्रैवलिंग, दिस फंक्शन इज ट्रैवलिंग, वी आर ट्रैवलिंग मींस दिस फंक्शन इज ट्रैवलिंग, एफ ऑफ एक्स इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं तो ध्यान में रखिए हम कांस्टेंट यहाँ पर लिखते नहीं है और सीधा उसे लिमिट्स अप्लाई करते हैं 3 to 5। ठीक, अब ये रूल डिफरेंट इंटीग्रेशन का ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स अगर होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये सिंपल इंटीग्रल है, इसको बोला जाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स नहीं है तो आप डेफिनाइट कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए प्लस सी आता है। और बताएंगे इसके बारे में इंटीग्रेशन, अभी तो समझिए दिस इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसको जब मैं डेफिनाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो प्लस सी लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर रहेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स और इसको रहेंगे लिमिट्स ए टू बी। और इसका आंसर कैसे निकलता है, इसका आंसर निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू b, अपर लिमिट कौन है, b है अपर, और लोअर है a। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह पर b लिखते हैं अपर लिमिट में, तो बिकम्स f ऑफ a माइनस लोअर लिमिट में हम x की जगह पर a लेंगे, तो यहाँ पर f ऑफ b माइनस लोअर लिमिट में x की जगह पर a लेंगे, तो इट इज f ऑफ a। ठीक, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसने बता दिया कि हो सकता है आपको कोई और भी लगे, फिजिक्स में लग सकता है, लगता ही होगा अभी भी। तो इतना हमने देख लिया, अब इधर हम वैल्यूज पुट करते हैं। बोलिए पुटिंग डाउन द वैल्यूज फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, अपर लिमिट एक्स की जगह पर क्या लेना है 5। ठीक है, एक्स की जगह पर लेना है 5, तो हम यहाँ पर मैं चलिए राउंड ब्रैकेट देता हूँ, एक्स क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125/3 माइनस, इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ 2 4 8 हुआ। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 इंटू 4 100 प्लस 15x 15 5 75। तो दिस इज अपर लिमिट माइनस दूसरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट एक्स क्यूब मतलब 3 क्यूब 27/3 माइनस 4x स्क्वायर, एक का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 प्लस 15 3 45। ठीक, अब इसी को कैसे टर्म बाय टर्म भी किया जाता है, टर्म बाय टर्म। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों टर्म एक साथ आएंगे, ये दोनों टर्म एक साथ आएंगे, ये दोनों टर्म एक साथ आएंगे। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन वाले टर्म्स होते हैं इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है,
तो मैं अभी ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। तो दिस इज 125 माइनस 27, 98 अपॉन 3, फिर माइनस 100 प्लस 36, so माइनस 64, 75 माइनस 45, so that is माइनस नहीं प्लस 30, ठीक। अब इसका आंसर फाइनली देखिए कितना हो जाता है। So this is nothing but 98 upon 3, 30 minus 64 is minus 34, so that is 98 minus, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, so 90 और 12, 112 divided by 3, so that is minus 4 by 3, that is your answer. So clear है ये क्वेश्चन? अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। देयर इज एनी डाउट जस्ट आस्क मी। क्लियर है क्या, बताइए। कुछ डाउट है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 837। क्वेश्चन नंबर 837। Let f from AB to R be differentiable on AB. F from AB to R differentiable on AB and K belongs to R. K belongs to R. रियल नंबर है, f of A, f of B दोनों भी जीरो है। f of A जीरो, f of B वो भी जीरो। Also let g of x, also let g of x is equal to f dash of x plus k into f of x. Then अब यहाँ पर ऑप्शन ए है मेरे पास, g of x greater than 0 for all x belongs to the interval AB, for all x belongs to AB. फिर है g of x less than 0, सेकंड है less than 0, बाकी वही चीज है। C है equal to 0 has at least one root. G of x equal to 0 has at least one root in AB open interval. And option D, g of x equal to 0 throughout this interval AB. So these are the options. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर तो मिलना नहीं है। सो नाउ टू जज समथिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द ऑप्शंस। ओके, अब यहाँ पर समझे कि दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन AB, ये वाली एक कंडीशन है, ठीक है। डिफरेंशिएबल ऑन AB। सेकंड और क्या चीज है, f ऑफ A f ऑफ B दोनों इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये रोलेस थ्योरम का एग्जांपल है। रोलेस थ्योरम इज
satisfied according to these two condition Rolle's theorem is डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस तो ही ठीक है कंटिन्यूअस है क्योंकि डिफरेंशिएबल थी तो डिफरेंस मतलब अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो इट इंप्लाइज कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी है डिफरेंशिएबिलिटी है और ये दोनों वैल्यू इक्वल है मतलब रोलर्स थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा तो लेट g of x is equal to e raised to kx into f of x अब पर्टिकुलर हमने यही फंक्शन क्यों एज्यूम किया यही फंक्शन हमने क्यों एज्यूम किया इसका रीजन ये है कि जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं देन इट टेक्स दिस टाइप ऑफ फॉर्म इस टाइप का फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब हम इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो g of x हमने लिख दिया e raised to kx into f of x and then हम g dash of x यहाँ पर निकाल सकते हैं ठीक so g dash of x is equal to क्या होगा फर्स्ट into derivative of second plus second into derivative of first तब e raised to kx का डेरिवेटिव होगा e raised to kx into k ठीक दोनों टर्म्स में e raised to kx कॉमन है तो e raised to kx कॉमन ले लेते हैं फिर ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर f dash of x है एंड प्लस होगा k into f of x तो ये फंक्शन हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस टाइप का अगर फंक्शन होता है तो उसके डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं ये करना है f dash of x plus k into f of x इधर ठीक अब g dash of x इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया नाउ सिंस Rolle's theorem conditions are satisfied ठीक है therefore there exists belongs to AB such that f dash of C becomes 0 ठीक है so there exists C belongs to this interval AB such that यहाँ पर हो जाएगा g dash of C is equal to 0 अब g dash of C अगर 0 है तो हमने g dash of x यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है दिस इज g dash of x तो ये हो जाएगा e raised to kc in bracket f dash of c plus k into f of c is equal to 0 x is equal to c हमने रख दिया x की जगह पर हमने ले लिया c इक्वेशन हो गया e raised to kc into this अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है इसका मतलब क्या हुआ either e raised to kc equal to 0 और f dash of c plus k into f of c is equal to 0 अब फंक्शंस का एक रूल होता है यहाँ पर अगर c है तो ये पूरे इसमें हम c की जगह पर x ले सकते हैं वी आर चेंजिंग द वेरिएबल वी आर जस्ट चेंजिंग द वेरिएबल तो हम c की जगह पर इसका मतलब होता है f dash of x plus k into f of x is equal to 0 जो कि ये है and this function is equal to g of x so it means g of x is equal to 0 और ये कौन से इंटरवल में हो रहा है g of x equal to 0 इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्योंकि c की वैल्यू कहाँ से लिया है हमने बिलोंग्स टू a और ये जो x हमने लिया c की जगह पर हमने x भी लिया ऐसा हम ले सकते हैं क्यों क्योंकि x also belongs to ab ये जो है ना दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मतलब ये जो डोमेन है x बिलोंग्स टू दिस डोमेन दैट इज a कॉमा b तो इसलिए हमने c की जगह पर x लिया अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है g of x दिस इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज व्हाट इस फंक्शन का कम से कम एक तो आंसर होगा व्हिच लाइज इन दिस इंटरवल a कम से कम एक आंसर होगा तो इसलिए हो जाएगा आपका एटलीस्ट वन रूट एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक ये इक्वेशन हमें मालूम नहीं कैसे अगर ये जो इक्वेशन है ये लीनियर होगा तो एक आएगा क्वाड्रेटिक होगा तो दो आएंगे
क्यूबिक होगा तो 3 आएंगे, बट कम से कम एक जरूर आएगा, कम से कम एक जरूर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कम से कम एक जरूर आएगा, तो इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज व्हाट, एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट जरूर आपका इस इंटरवल में होगा। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 837। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 839 की तरफ। Read line at least. एक मिनट, just a second. Just a second, there is some message. नहीं तो प्रैक्टिस नहीं येईल, तो प्रॅक्टिस नाही. दॅट्स वाय यू हॅव टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन्स. दॅट्स वाय यू हॅव टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन्स. बघा पर्टिक्युलर या ठिकाणी अप्रोचच्या गोष्ट दोन ठिकाणी येते, ही एकच गोष्ट महत्वाची आहे तसं बघायला गेलं तर. बाकी तर हे सांगितलं तुम्हाला, हे दोघं रोलेस तर, हे दोघं रोलेस तर. पण या टाईपचा जर डेरिव्हेटिव्ह असेल, ठीक आहे, एखादं फंक्शन या टाईपचं असेल, तर हे फंक्शन कधी जनरेट होतं, ई रेस टू के एक्स मध्ये. कारण ई रेस टू के एक्स मध्ये दोघांकडे ई रेस टू के एक्स येतो, तो कॉमन निघतो आणि तो फक्त एफ डॅश आणि के इंटू एफ ऑफ एक्स. कुठल्याही इतर फंक्शन साठी असं होणार नाही, या प्रकारचं फंक्शन तुम्हाला मिळणार नाही. ठीक आहे, तर ही एक स्टेप अतिशय महत्वाची आहे, जी समजणं गरजेचं आहे. बाकी जर कसं पाहिजे तर मग बाकी काहीच नाहीये. कारण जर का तुम्ही एक फंक्शन एकदा डिफाईन केलं की मग आता जी डॅश ऑफ एक्स काढणे, मग तो त्या इंटरवल मध्ये आहे ए बी मध्ये, जी डॅश ऑफ सी 0 असणार, जी डॅश ऑफ सी 0 असणार, तर ते पुढे हे तुम्हाला इथं मिळून जातं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. आणि परत जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0चा अर्थ काय होतो की त्याचे किती रूट्स असणार असं तुम्ही सांगू शकतात का? एक असेल, दोन असेल, तीन असेल? कारण आपल्याला हेच मुळात माहिती की हे फंक्शन कसं आहे. लिनियर म्हणजे मी फक्त अल्जेब्रिक बद्दल बोलतोय, ट्रिग्नोमेट्रिक पण असू शकतं, एक्सपोनेन्शियल असू शकतं, काही असू शकतं. पण ज्यावेळेस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होतं, त्याचा अर्थ की मिनिमम एक रूट असणारच असणार. एक आन्सर तर आपल्याला मिळणारच, कमीत कमी एक. आणि किती असू शकतात, जास्त असते, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन. कारण हे एफ ऑफ एक्स कसं आहे त्याच्यावरती डिपेंड. ठीक, म्हणून हा दुसरा कन्सेप्ट समजणं गरजेचं. बाकी अदरवाईज जर तुम्ही पाहिलं तर रोलेस थेरमच्या कंडिशन आहे किंवा इथे डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे, हा रोलेस थेरम आहे. सो दॅट इज क्वाइट इझी. पण हे पर्टिक्युलर फंक्शन घेणे त्याच्यासाठी घेतलेलं आहे, तर ते एक थोडस प्रॅक्टिसने जमेल. आणि म्हणून आपल्याला नंबर ऑफ क्वेश्चन्स, व्हेरायटी ऑफ क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करायचे असतात. ऍट द सेम टाइम जेव्हा तुम्ही नंबर ऑफ क्वेश्चन्स वाटते, या क्वेश्चन मध्ये आहे इकडे, त्या क्वेश्चन मध्ये मला ते करून बघायचं आहे, या पद्धतीने आपण करू शकतो. So next question, question number 839. मीटिंग एंड होण्यावर आहे, मीटिंग एंड झालं तर परत जॉईन करायचं. क्वेश्चन नंबर 839. पुसलं मी ते. ऍक्च्युली हा जो कन्सेप्ट आपण घेतला ना आता, ते मी सांगितलं की फंक्शन कसं देते इंटिग्रेशन मध्ये वेगळा पण निघते, त्याचा एक इंटिग्रलचा फॉर्म्युला पण आहे, e raised to x in bracket f of x plus f dash of x. ठीक आहे, अशा प्रकारचा एक इंटिग्रलचा रिझल्ट आहे. आता तुम्ही म्हणा सर इंटिग्रलचा रिझल्ट आहे, मग होता की ते आहे इंटिग्रेशन आपण अजून केलेलं नाही, काही काही क्वेश्चन मध्ये इंटिग्रेशनचे कन्सेप्ट येत आहेत, तर ते येतील. कारण ते मिक्स क्वेश्चन आहेत ना, मग तो क्वेश्चन तिकडे टाकायचा का इकडे, मग इकडे टाकला गेला तर आपण इकडे सॉल्व्ह. हा इंटिग्रलचा कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, दिस इज कन्सेप्ट फ्रॉम इंटिग्रल. इंटिग्रल ऑफ e raised to x in bracket f of x plus f dash of x dx equal to e raised to x into f of x. आणि या पर्टिक्युलर केस मध्ये मला हे फंक्शन पाहिजे होतं, अर्थात या ठिकाणी इथं के होता,
ठीक आहे. म्हणून इकडे काय केलं मी, याला के लावला आणि ह्याला आपण एक नवीन फंक्शन डिफाईन केलं. तर हा हे तुम्ही तिथं कन्सेप्ट एक लक्षात येतो आपल्या की अच्छा ठीक आहे अशा प्रकारचं पाहिजे का ते याच्याबरोबर हे इंटिग्रल मध्ये तुम्हाला कळेल. इंटिग्रेशन मध्ये हा एक आपण थेरम किंवा रिझल्ट म्हणूया, असा एक रिझल्ट यूज करतो. तर थोडंसं कंबाईंड नॉलेज साठी घातलं असतं इंटिग्रेशन वरून आपल्याला थोडीशी हिंट मिळते. कारण परत डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन एकमेकांचे इनवर्स ऑपरेशन्स आहेत, म्हणजे रिव्हर्स ऑपरेशन्स आहेत. अँटी डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो आपण इंटिग्रेशनला, अँटी डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो. इकडचा जो कन्सेप्ट आहे तोच आपल्याला तिकडे वापरता येतो. अजून पुढच्या क्वेश्चन मध्ये त्या पद्धतीने आहे, बघूया आपण. तर हे मी तुम्हाला मुद्दाम सांगत नव्हतं, पण आता तुमचा डाऊट आलेला आहे की सर हे कसं काय ओळखायचं, ही इथून आलेलं आहे. असा एक रिझल्ट इंटिग्रेशन मध्ये आहे, म्हणून आपण या प्रकारचं फंक्शन घेतो. बिकॉज दिस टाइप ऑफ फंक्शन आफ्टर टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह जनरेट दिस वन. इकडे के टाकल्यानंतर तो के इकडे येतो आणि इथं येतो. इकडचा के ठीक आहे, डझंट मॅटर, आपण काम याच्यावर करतो. असो प्रॅक्टिस, आणि मुळात प्रॅक्टिस म्हणण्यापेक्षा जम्पिंग फार आवश्यक आहे. जम्पिंग फ्रॉम वन चॅप्टर टू अनदर चॅप्टर. आता बऱ्याच ठिकाणी आपलं काय होतं की प्रॉब्लेम्स आपण फंक्शन आपण अगोदर शिकलेलो आहे, पण तरी सुद्धा फंक्शनचे एमसीक्यू सॉल्व्ह केलेले आहेत. ठीक आहे, फंक्शन आपण कम्प्लीट केलेलं, पण तरी सुद्धा तुम्हाला काही वेळेस फंक्शन मध्ये तरी आपल्याला अडचण होऊन जाते, कारण आपण त्या ठिकाणी फंक्शन मध्ये जे केलेलं आहे ते कुठेतरी केलंय त्या ठिकाणी, पण ते आता परत वेळ गेला ना मध्ये विसरायला होतो, तसा वेळ जाणारच. त्यामुळे ते सगळ्या गोष्टी कलेक्टिव्ह पद्धतीने वापरायच्या असतात. बरं, त्याच्याकडे आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन त्याच्यावर जातो फंक्शनवर. क्वेश्चन A39. Question 839. F of x is twice differentiable function such that f of x is twice differentiable, म्हणजे याचे दोन डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल आहे, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा पॉसिबल आहे. पुढे म्हटलं त्याने f of a 0 आहे, f of b 2, f of c -1, f of d 2 आणि f of e 0. Where a less than b less than c less than d less than e, then the minimum number of zeros, then minimum number of zeros. ठीक आहे, आता झिरोज म्हणजे काय लक्षात ठेवा, झिरोज म्हणजे असतात रूट्स. ठीक आहे, in the of g of x, and g of x is equal to f dash of x bracket square plus f double dash of x into f of x. In the interval a e. आता क्वेश्चन समजूया, f of x is twice differentiable, दोन वेळा हे फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे. आता डिफरन्शिएबल आहे म्हणजे आता अर्थ ते फंक्शन कंटिन्युअस पण आहे. डिफरन्शिएबिलिटी इम्प्लाइज व्हॉट? डिफरन्शिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्युटी ऑल्सो. ठीक आहे, फंक्शन कंटिन्युअस पण, आणि त्याने मिनिमम नंबर ऑफ झिरोज सांगितले. नंबर ऑफ झिरोज, झिरोज हा वर्ड आपण फंक्शन मध्ये पण यूज केला. नंबर ऑफ झिरोज, झिरोज म्हणजे नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सोल्युशन्स, नंबर ऑफ आन्सर्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. ठीक है, which is g of x is equal to f dash of x का square plus f double dash of x into f of x in the interval a e. ठीक, ओके. सो नाव आता परत हे जे काय पर्टिक्युलर इक्वेशन आहे ना, चला इकडे जाण्याच्या अगोदर आपण याच्यावर डिस्कस करू. ठीक,
या पर्टिक्युलर इक्वेशन वरून आपण एक इम्प्लाय करू शकतो की हा g ऑफ x जो आहे डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा f ऑफ x इंटू f डॅश ऑफ x चा. बघू आपण. आता सगळ्यात अगोदर हे जे फंक्शन आहे या 5 व्हॅल्यू आपल्याला 0 दिलेले आहेत a पासून ते e पर्यंत. मग मुळात f ऑफ x चे रूट्स किती आहेत हे जर मला काढायचं असेल बघा इथून इकडे मी ग्राफ काढतो. दिस इज x ऍक्सिस, दिस इज y ऍक्सिस, हिअर इट इज ओरिजिन. या ठिकाणी पॉईंट घेऊया ए बी सी डी ई. 5 पॉईंट मी घेतले. एफ ऑफ ए किती आहे 0. आता आपण ग्राफ प्लॉट करू. ठीक आहे. एफ ऑफ ए म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू ए असताना वाय ची व्हॅल्यू 0 आहे. हा एक पॉईंट. एफ ऑफ बी 2 आहे. एक्स ची व्हॅल्यू बी असताना वाय ची व्हॅल्यू 2 आहे. ठीक आहे. इकडे पण मी घेऊन टाकतो 1 2 3 -1 2 ठीक. इकडे पण लागेल मला. खाली पण देतो. इथे येतो मायनस. ठीक. बी ची व्हॅल्यू म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू बी असताना वाय ची व्हॅल्यू 2 आहे. हे दिलेलं आहे. एक्स ची व्हॅल्यू सी असताना वाय ची व्हॅल्यू आता वाय कुठे आहे म्हणजे वाय कुठंच नाही आहे ना. पण मग हे आहे ना वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सुरुवातच इथून होते फंक्शनची वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मग एक्स ची व्हॅल्यू ए, एक्स ची व्हॅल्यू बी, या व्हॅल्यू वायच्या होतात. एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी सगळं वायच्या व्हॅल्यू आहे. ठीक. एक्स ची व्हॅल्यू सी असताना -1 आहे या ठिकाणी. ठीक. एक्स ची व्हॅल्यू डी असताना परत 2 आहे आणि एक्स ची व्हॅल्यू ई असताना 0 आहे. सो नेचर ऑफ दिस फंक्शन इज फंक्शन कशा पद्धतीचं असेल तर एक सिमेट्रिकल कर्व काढायचं. मे बी लिनियर असेल काय असेल पण एक फ्री हँड कर्व आपण या ठिकाणी काढायचा असतो. हा फ्री हँड कर्व इथून नाही जाणार. मध्ये हा पॉईंट आलेला आहे फ्री हँड कर्व.